कहा जाता है कि वाराणसी की हर सुबह एक आरती की तरह है और हर शाम एक कहानी के रूप में ढल जाती है। पर आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है बदलते हुए घाटों की। ये कहानी है उन किनारों की जो हजारों सालों से सब कुछ देखते आए हैं और अब खुद बदल रहे हैं। Hello everyone, we are back with yet another episode of Vikas, Virasat और Varanasi. My name is Divya. My name is Umang. Welcome to our show. कहा जाता है कि वाराणसी की हर सुबह एक आरती की तरह है और हर शाम एक कहानी के रूप में ढल जाती है। पर आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है बदलते हुए घाटों की। ये कहानी है उन किनारों की जो हजारों सालों से सब कुछ देखते आए हैं और अब खुद बदल रहे हैं। आपने तो मुझे वाराणसी की गलियों में पहुंचा दिया। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे वाराणसी के घाट और गंगा के किनारे हो रहे रीडेवलपमेंट के बारे में। वाराणसी में 80 से भी ज्यादा घाट है। हर घाट की एक अलग कहानी है। कई शिव भक्त मिलेंगे तो कई कृष्ण भजन सुनाई देंगे, पर अब इन कहानियों को एक नए रूप में सजाया जा रहा है। जी। आइए पहले ये समझते हैं कि क्या हो रहा है वाराणसी के घाट पे। बिल्कुल। तो बनारस अपने घाटों के लिए मशहूर है। बनारस की असली पहचान ही इनके घाट है। माँ गंगा नदी के किनारे जो घाट सारे हैं, इनमें मुख्यतः मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट जो हैं, जिन्हें मोक्षदायी भी माना जाता है, इन्हें अब सफाई और सुविधा के एंगल से रीडेवलप किया जा रहा है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी बता दूं कि वहाँ अब नई सीवेज लाइंस, रिटेनिंग वॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरियम्स भी बनाए जा रहे हैं, ताकि जगह साफ भी रहे और साथ ही साथ सस्टेनेबल भी। ये वाराणसी में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। खिड़किया घाट, जिसको हम नमो घाट के नाम से भी जानते हैं, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। पहले ये इतना फेमस नहीं था, लेकिन अब ये मॉडर्न रिवर फ्रंट बन गया है, जिनमें LED लिट वॉकवेज, कल्चरल म्यूरल्स, बैठने की सुविधा और एक कैफेटेरिया भी है। बिल्कुल। तो जैसे हम सबने सुना है कि वाराणसी सिर्फ धार्मिक या टूरिस्ट हब नहीं, लेकिन अब एक इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का भी एक मॉडल बन रहा है। इनक्रेडिबल है ना? बिल्कुल। जहाँ गंगा बह रही है, वहाँ ग्रीनरी भी बढ़ रही है। एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट पार्क इनिशिएटिव। यस। ये इनिशिएटिव नमामि गंगे मिशन के अंडर आता है, जिसका मेन गोल है गंगा को क्लीन, ग्रीन और हेल्दी बनाना। फॉरेस्ट पार्क वाराणसी के रिवरसाइड जोन में बनाया जा रहा है, जहां नेचुरल वेजिटेशन, नेटिव ट्रीज और इको ट्रेल्स डेवलप किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसा हमने पिछले एपिसोड में बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने बात की थी एफॉरेस्टेशन की, तो ये सारी जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, वो ये जो पार्क है वो 80 घाट से राजघाट के बीच जो ये एरिया है, जो इलाका है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है सारी ये। यानी ऐसे जोन में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन के पॉइंट्स भी रहते हैं बनारस में, ताकि टूरिस्ट और लोकल्स दोनों उस जगह का आनंद ले सकें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ नेटिव ट्रीज़, यानी कि जो वहाँ के लोकल पैदाइश हैं, लोकल स्पीसीज़ हैं पेड़ के, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा रहा है और नेचुरल इको ट्रेल्स और वॉकवेज भी बनाए जा रहे हैं। तो इसका जो मैक्सिमम कवरेज मल्टीपल हेक्टेयर्स का है, यानी बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्टेशन का काम हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इसके एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो थोड़े वेरी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड डिपेंडिंग ऑन द फाइनल फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, लेकिन प्लान ये है कि इस इलाके को वाराणसी के लंग्स बनाए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी बनारस के सिटीजन्स को और टूरिस्ट को मिल पाए। ग्लोबल वार्मिंग के ज़माने में ये तो बहुत ज़रूरी है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये फॉरेस्ट पार्क सिर्फ एक रिक्रिएशनल सेल्फी स्पॉट एरिया नहीं है। क्लाइमेट रेजिलियंस का एक हिस्सा है ये इनिशिएटिव कार्बन सिंक का काम करेगा, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन भी होगी। जी बिल्कुल। जैसा आपने कहा, कार्बन सिंक में सॉइल और वाटर कंजर्वेशन तो होता ही है, वो काफ़ी ज़रूरी है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स के लिए।
लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है वाराणसी के लिए, क्योंकि इसमें यंग लोग भी काफ़ी जुड़ रहे हैं, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल के साथ यंग लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं हम एक दूसरे पहलू के बारे में, जो सारनाथ में गंगा दर्पण सेंटर एक डेवलप हो रहा है, और ये सारनाथ जिसे काफ़ी लोग ने नाम भी सुना होगा। तो इस गंगा दर्पण सेंटर के बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं सब्जेक्ट पे। गंगा दर्पण बेसिकली एक एक्सपीरियंस सेंटर है जो सारनाथ के पास बनाया गया है। ये जगह इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को गंगा जी के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके, उनका इतिहास, उनकी महानता और आज के टाइम में उनकी परिस्थिति। ये सेंटर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का पार्ट है और इसमें आपको विजुअल्स, स्क्रीन्स, मॉडल्स और इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स मिलेंगे जो गंगा जी से जुड़ी हुई हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं सिंपल और एंगेजिंग तरीके से। देखिए, अब काफ़ी लोग का ये भी प्रश्न होगा कि यहाँ में क्या क्या देखने मिलता है, तो मैं सबको बता दूं, आप इसको खास नोट करें कि यहाँ आप देख सकते हैं गंगा जी के बारे में बहुत कुछ, जैसे उनका ओरिजिन कैसे हुआ, भगीरथ वाली कहानी, साथ ही साथ किस तरह से हर युग में माँ गंगा हम सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही। तो इसमें अलग अलग समय के मैप्स, पेंटिंग्स और 3D मॉडल्स भी लगे हैं जो हमें बताते हैं कि गंगा का सफ़र कैसे बदलता है टाइम के साथ। यूथ के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल। गंगा जी कितनी पोल्यूटेड हो चुकी थी और कैसे उसका इम्पैक्ट फिश, प्लांट्स और लोकल लाइफ पे पड़ रहा था, ये सब यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में एनिमेटेड वीडियोस और टच स्क्रीन से बताया गया है कि पोल्यूशन होता कैसे है और उससे कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ एक ऑडियो विजुअल रूम भी बनाया गया है जहाँ पे माँ गंगा के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलती है, जहाँ हम ऑडियंसेस को ये बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से लेके साइंस, इन सब का कवरेज एक साथ कैसे होता है। और कुछ जगह पे वर्चुअल रियल और कुछ जगहों पे वर्चुअल रियलिटी या 3D स्क्रीन्स भी हैं फॉर द टेक्नोलॉजी लवर्स, फॉर द पीपल हु आर डीलिंग इनटू सम टेक्नोलॉजिकल ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंसेस, जहाँ ऐसा लगता है कि जैसे आप माँ गंगा के फ्लो के साथ साथ बह रहे हैं। ये काफी दिलचस्प एक्सपीरियंस रहेगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाराणसी के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जी बिल्कुल, जैसे हमने पिछले एपिसोडों में डिस्कस किया था कि हमें बनारस की एक पुरानी तस्वीर हम सबको याद होती है, जहाँ पे पतली पतली गलियों में काफ़ी ट्रैफिक होता है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे फंसे हुए, अटके हुए हैं। तो जैसे हमने कहा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था पहले, छोटी गलियाँ, नैरो रोड्स और हर जगह जाम लगता ही रहता था। लेकिन अब कुछ बड़े बड़े काम हुए हैं, कुछ बड़े मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हुए हैं। मंदवादी और भिकारीपुर जैसे जगहों पर नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। भिकारीपुर और मंदवादी जैसे एरियाज में नए फ्लाईओवर्स बनने के बाद एवरेज कम्यूट टाइम 60% तक घट गया है। जी। पहले लोगों को इस एरिया से गुजरते वक्त 15 से 20 मिनट का जाम लगता था। अब फ्लाईओवर बनने के बाद सीधा ऊपर से निकल जाते हैं, टाइम भी बचता है और टेंशन भी कम। जी बिल्कुल। और एक नई रिंग रोड भी बनी है जो एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी हमारे यातायात की समस्याओं को उनका निवारण लाने में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में। जो रिंग रोड की हम बात कर रहे हैं वो है सारनाथ और राज तालाब। ये दो ऐसी रिंग रोड्स हैं जो बनारस के बढ़ते हुए पॉपुलेशन को, बनारस में बढ़ते हुए टूरिस्ट के ट्रैफिक मैनेजमेंट को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। अब बात करते हैं शहर के सबसे बड़े मेकओवर के बारे में। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। वैसे क्या है ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर? पहले लोग जब विश्वनाथ मंदिर जाते थे तो भारी भीड़, तंग गलियां और स्वच्छता की काफी प्रॉब्लम होती थी। अब मंदिर से गंगा घाट तक एक सीधा रास्ता बनाया गया है जिसे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर कहते हैं। ये 400 मीटर लंबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर 800 करोड़ से अधिक बजट में बनाया गया है। जी, तो ये जो 400 मीटर का ये रास्ता जो है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का, जो हमें गंगा माँ से जोड़ता भी है, इसमें 27 नए एंट्रेंसेस है, 27 न्यू एंट्रेंसेस, जिससे लोग अलग अलग जगह से मंदिर को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बनारस सर्कुलर सिटी होने की वजह से चारों तरफ से ट्रैफिक का यहाँ पे आगमन होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि बहुत सारी ओपन सीट्स वहाँ बनाई गई हैं, सीटिंग एरियाज, गार्डन्स, म्यूज़ियम और साथ ही एक स्पिरिचुअल गैलरी का भी वहाँ निर्माण हुआ है। लगभग 300 से भी ज़्यादा
पुरानी जो इमारतें जो हैं, जिसे हम हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, उन्हें एक्वायर कर कर इस स्पेस को डेवलप किया गया है। स्पिरिचुअलिटी को संग लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे की जाती है, हमें वाराणसी से सीखना चाहिए। तो दिव्या, एक खास बात की तरफ मैं गौर फरमाना चाहूँगा कि गलियाँ तो आज भी बनारस की वही पुरानी है, लेकिन वहाँ की सोच नई हो गई है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट सिटीजन्स भी अब बनारस में आ चुके हैं। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि बनारस इंडिया का पहला शहर है जहां हर एरिया का एक 3D डिजिटल मॉडल बनाया जा रहा है। बिल्कुल। सोचिए, पूरे बनारस का जो नक्शा है वो कंप्यूटर पे लाइन हो, और साथ ही जिससे हमें पता चले कि कहाँ क्या क्या काम चल रहा है, कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और साथ ही साथ कहाँ सड़क टूटी हुई है, कहाँ ट्रैफिक की समस्या है, और कहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, इससे प्लानिंग और मॉनिटरिंग दोनों इजी हो जाती है। जी। ये मॉडल काशी इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट होता है, जहां से पूरा शहर एक स्क्रीन में देखा जा सकता है। जी। शहर के हर एक इंपॉर्टेंट जंक्शन में स्मार्ट कैमरास लगे हैं जो रियल टाइम ट्रैफिक, सेफ्टी और क्राउड मॉनिटर करते हैं। अगर कहीं जैम हो गया है या कोई इमरजेंसी हो गई है तो कंट्रोल रूम से तुरंत अलर्ट पहुंचता है। ये सब ICCC सेंटर के थ्रू हैंडल होता है, जिसे एक डिजिटल ब्रेन कहा जाता है बनारस का। बिल्कुल। और अगर हम बात करें बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, तो इस ज़माने में हम कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब हम जानते हैं कि अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गए रोटी, कपड़ा, मकान और वाईफाई। तो काफ़ी सारी पब्लिक प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे शहर के नागरिकों के लिए, टूरिस्ट के लिए पब्लिक वाईफाई दिए गए हैं, यानी फ्री वाईफाई। जैसे हमारे जो घाट हैं, जो चौक हैं, और अन्य ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पर पब्लिक वाईफाई का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और साथ ही स्मार्ट डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए हैं इन सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, जो हमें वेदर अपडेट्स देते हैं, साथ ही एयर पोल्यूशन के बारे में अपडेट देते हैं, साथ ही जो इंपॉर्टेंट पब्लिक अनाउंसमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या और अन्य पब्लिक अनाउंसमेंट्स, उन्हें भी वहाँ डिस्प्ले किया जाता है, ताकि हमारा बनारस जो स्मार्ट सिटी बनने की राह पर है, उनमें स्मार्ट डिस्प्ले बोर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सेदारी रखते हैं। एक्सीलेंट। बनारस में कुछ ऐसी भी जगह है जहां स्मार्ट पार्किंग सिस्टम स्टार्ट हुई है आपकी गाड़ी के लिए, उमंग जी। जी बिल्कुल। जहां ऐप से या डिजिटल स्क्रीन से देख सकते हैं कि कहां कहां पार्किंग अवेलेबल है। इससे रोड पे घूम घूम के जगह जगह ढूंढने का झंझट कम हो गया है। बिल्कुल। उन तंग गलियों में पार्किंग ढूंढना, वैसे अब तो सड़कें चौड़ी हो गई हैं, लेकिन जितने ज़्यादा टूरिस्ट बनारस आते हैं हर साल, उस हिसाब से तो ये स्मार्ट पार्किंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। तो वैसे शहर के कई पॉइंट्स पर रियल टाइम पोल्यूशन मॉनिटर भी किया जाता है। इसे मॉनिटर करने के लिए काफ़ी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जिससे एयर क्वालिटी का कांस्टेंट और रियल टाइम डेटा हमें मिलता रहता है। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं वहाँ पे, जो सेंसर के थ्रू काम करती है, और इन सेंसर्स का जो मुख्य एक काम होता है वो ये कि अगर कहीं कोई लाइट डिम हो जाए या अगर हमें लाइट की ज़रूरत ना पड़े तो लाइट्स ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती हैं, जिससे हम एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकें। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये एक और इम्पॉर्टेंट पहलू हम देखते हैं बनारस में। वाराणसी अब एक स्मार्ट सिटी बन रहा है बिना अपने रूट्स को भूले। सड़कों का नेटवर्क बेटर हो रहा है, ट्रैफिक मैनेजेबल हो रहा है, और रिलीजियस टूरिज्म के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बन रही है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, जहां हमने जाना कि बनारस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे स्मार्ट हो रहा है। वैसे पॉडकास्ट अभी और बाकी है मेरे दोस्त। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जरूर ऐसी और एंगेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें प्रिज्म सीमेंट के YouTube चैनल को। अगले एपिसोड में हम और भी गहराई से बात करेंगे कि बनारस के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर का असली असर लोगों की डेली लाइफ पर कैसे पड़ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ। आप, हम और बनारस। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।